हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक साला यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी करंट अफेयर्स का सीरीज जो कर रहे हैं, इसमें आज से मार्च 2026 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। जनवरी और फरवरी की वीडियोस पहले अपलोड की जा चुकी हैं। जिसको देखना होगा वो चले जाना, प्लेलिस्ट होगा उसमें दिख जाएगा। अभी जो है आज से मार्च 2026 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, केवल उन्हीं चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स ही हम लोग इन वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी आप लोग को जानकारी होगी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके लिए भी जैसे ये पेपर एक्सपेक्टेड जो है ये जुलाई में होने वाला है, तो जनवरी से लेके जो भी आगे मंथ का करंट अफेयर है ये इस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो जो लोग भी आगे कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, बीपीएससी हो गया, अभी यूके पीएससी आने वाला है, फिर यूपी पीएससी हो गया, यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो एक बार इस करंट अफेयर को देख के जाओगे तो शायद कुछ एडवांटेज मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला टॉपिक जो है, इंडिया टू कंडक्ट फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस फ्रॉम अप्रैल 2026। ये मार्च की न्यूज है। मार्च में अनाउंस किया गया कि 1 अप्रैल से सेंसस होने वाला। ये कौन सा सेंसस होगा? ये कौन सा सेंसस होगा? भारत में सेंसस कितने सालों में होता है? डेकेनियल। डेकेनियल का क्या मतलब होता है? एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में एक बार, हर 10 साल में एक बार। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में। तो ये होने वाला था 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये 2026 में हो रहा है। ये दो फेज में होगा। पहले फेज में हाउस काउंटिंग होगी, दूसरे फेज में पॉपुलेशन और सोशियो इकोनॉमिक डाटा, कास्ट डाटा। ये पहला ऐसा सेंसस है, ध्यान रखना, फर्स्ट सेंसस है हिस्ट्री में जहां पे कास्ट इन्यूमरेशन भी होगा, मतलब कास्ट डाटा भी इंक्लूड किया जाएगा। सेंसस कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है? तो सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस एक्ट, सेंसस रूल्स 1990। और सेंसस या जनगणना से जुड़ी हुई चीजें कुछ देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से सवाल तुम लोग का बन सकता है। तो ये पूछा जाता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सेंसस? फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया मतलब पहली बार, या तो ये पूछा है पहली बार सेंसस किसने कराया था और कब कराया था? तो 1872 में लॉर्ड लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो को ही फादर ऑफ सेंसस भी बोलते हैं। पहली बार भारत में कब हुआ था? 1872 में हुआ था। ठीक। फिर आजादी के बाद से 1949 से ये सेंसस कौन कराता है? अभी ये जो सेंसस एक्सरसाइज होगी ये किसके देख रेख में होगी? ये कौन सी मिनिस्ट्री, ये कौन कराता है? तो इसके लिए इंडिया में होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? किस मिनिस्ट्री के अंदर? तो MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर ये पूछा जाए सेंसस करवाता कौन है, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। आजादी के बाद पहली बार सेंसस कब हुआ? 1951 में। 1951 में आजादी के बाद पहली बार कब हुआ? 1951 में। ठीक। और अगर ये 2026 वाला सेंसस है, जो 2026 वाला सेंसस है, ये कितने नंबर का सेंसस होगा? ये 16वां होगा, 16।
कितना होगा 16। ठीक, ये 16 सेंसस है। ठीक है, तो सेंसस के बारे में ये सारी चीजें याद रखना। सेंसस के बारे में ये सारी चीजें याद रखना, और ये याद रखना कि ये वाला जो सेंसस है ये पहली बार डिजिटल हो रहा है। डिजिटल में क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, ऑनलाइन पोर्टल होगा जहाँ पे आप लोग सेल्फ अपना डाटा, सेल्फ डाटा पब्लिक भर सकती है, सेल्फ डाटा पब्लिक भर सकती है इस पोर्टल के थ्रू। तो पहली बार ये ऐसा हो रहा है, पहली बार इसमें कास्ट भी इंक्लूड किया जाएगा, कास्ट भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अगला न्यूज जो है हमारा आज का क्या है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट। देखो कोई रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि कौन इसको रिलीज करता है। तो कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसओ। अगर सवाल ये भी पूछ सकता है कि एनएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, एनएसओ। क्या अब इस रिपोर्ट में देखो, अब इसमें पढ़ना चाहोगे, कोई किताब पढ़ोगे, कोई नोट्स पढ़ोगे तो 2 पेज का दे देंगे, लेकिन अपने को क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना है जो एग्जाम में हम लोग याद करके जा पाए। वो 2 पेज पूरा याद करके नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या याद कर लो। देखो थोड़ा सा अंदाजा लगाना, ये एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है तो इसमें बेसिकली क्या बात होगी, एनर्जी के बारे में बात होगी। क्या एनर्जी के बारे में कि इंडिया के पास रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज कितने हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज कितने हैं, इंडिया की टोटल पावर कैपेसिटी कितनी है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पिछले साल से इस साल में क्या ग्रोथ हुआ है या डिक्लाइन हुआ है, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो सारी चीजें याद नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये याद कर लो, इससे सवाल बन सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ कितनी हुई है इंडिया में, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ग्रोथ कितना हुआ है। तो देखो जाहिर सी बात है, जब 2024 या 25 से कंपेयर करेंगे 2026 में, तो ग्रोथ हुई है। तो ये ध्यान रखना कि हर सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो सबसे ज्यादा सोर्स क्या है, सोलर। सोलर एनर्जी कितना है, 71%। जितना भी इंडिया में अभी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका 71% किससे प्रोड्यूस होता है, सोलर से, सोलर एनर्जी है। अगर बात की जाए सोलर एनर्जी के लिए मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, राजस्थान की। सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, राजस्थान की। फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका और मध्य प्रदेश। कैपेसिटी किस टर्म में, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के टर्म में। सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट कर रहा है इस टाइम, तो राजस्थान कर रहा है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं गुजरात में, लेकिन ध्यान रखना यहाँ राजस्थान है। ठीक है, अगला क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते होंगे तो वहां पे सुने होंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा फ्रीडम मूवमेंट में इनका बहुत ढेर सारा योगदान रहा है। जैसे जो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, सबसे पहले तो ये देखो, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1905 में कहाँ पे, लंदन में। ठीक, 1905 में लंदन में इसका इस्टेब्लिशमेंट किए। इंडिया हाउस इस्टेब्लिश किया इंडियन रिवॉल्यूशनरीज के लिए। इंडिया हाउस क्या है, इंडिया हाउस वो था कि यहाँ पे इंडिया हाउस में जो लोग विदेश जाते थे या लंदन जाते थे, जितने रिवॉल्यूशनरी थे वो लोग एक जगह वहीं रहते थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा उन लोग की सारी व्यवस्था वहां पे करते थे, और वहां से कोई पत्र हो गया, कोई जर्नल छपना है, कोई लेख छपना है, तो वो सारी चीजें वहां से छापी जाती थी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से एक जर्नल भी निकालते थे, ये भी ध्यान रखना।
कि इंडियन सोशियोलॉजी जर्नल किसका था? श्यामजी कृष्ण वर्मा का था। ठीक है। और इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? जैसे विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर जी भी इनसे इंस्पायर्ड थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज, बॉम्बे आर्य समाज के पहले प्रेसिडेंट भी थे, बॉम्बे आर्य समाज के पहले प्रेसिडेंट भी थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज कौन स्टेब्लिश किया था? आर्य समाज कौन स्टेब्लिश किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब स्टेब्लिश हुआ था? 1875 में। तो ये भी ध्यान रखना, 1875 में स्टेब्लिश हुआ था। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, अगला क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स। हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स, ये इंडिया में हॉकी के क्षेत्र में देने जाने वाला कुछ प्रेस्टिजियस अवार्ड है। 2026 में नवनीत कौर और हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। प्लेयर ऑफ द ईयर कौन कौन? नवनीत कौर और हार्दिक सिंह। इस अवार्ड को बोला जाता है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड। तो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड इस साल कौन से दो प्लेयरों को दिया गया? तो कौन से दो प्लेयर? नवनीत कौर और हार्दिक सिंह। अगर ये पूछे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड में कितना प्राइज मनी होता है, तो 20 लाख रुपए दिया जाता है, 20 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? जफर इकबाल को। अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? रघु प्रसाद को। ठीक, एशिका नाम की खिलाड़ी है, इनको डेब्यूट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ये डेब्यूट गोल मारी थी, इसलिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड किसको किया? दीपिका को। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है, थोड़ा सा यहाँ देखना कि पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड किस खेल से जुड़ा है। अगर ये पूछते तो हॉकी से जुड़ा है। किसको मिला? दीपिका को मिला। एशिया कप 2025 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको? अभिषेक को। और उदिता प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वोमेन एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। नेक्स्ट है गुजरात पासेस यूनिफॉर्म सिविल बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 गुजरात असेंबली ने पास किया है। इसी के साथ साथ गुजरात क्या बन गया है? सेकंड स्टेट बन गया है। पहला स्टेट कौन सा था? उत्तराखंड अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें? आर्टिकल 44, जो किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली ये होता है समान नागरिक संहिता। इसका क्या मतलब होता है? जैसे इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स हैं, तो उनका मैरिज लॉ, उनके मैरिज के नियम, डाइवोर्स के नियम, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का नियम, ये सारे अलग अलग नियम हैं। जैसे मुस्लिमों में अलग है, जैन में अलग है, पारसियों में अलग है, तो ये सारे अलग अलग नियम हैं। एडॉप्शन का, कि बच्चा कैसे गोद ले सकते हैं, तो इनका धर्म के अनुसार अपना एक नियम है। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो इसलिए इस बिल को लाया गया था, और गुजरात अपने असेंबली अपने स्टेट में लागू करने वाला दूसरा स्टेट बन गया। पहला स्टेट कौन सा था? उत्तराखंड। आर्टिकल 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये किसका हिस्सा है? डीपीएसपी। सवाल ये पूछते कि डीपीएसपी हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में डीपीएसपी है? डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 4। आर्टिकल्स पूछ लिया जाए कि कौन से आर्टिकल में, तो 36 से लेके 51 तक क्या है? डीपीएसपी है।
डीबीएसपी का एम क्या है? एम टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सवाल ये पूछ दिया कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है? लोगों को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय देने के लिए, जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय मतलब समाज में सबका समान हक हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सबके पास बराबर हो, तो इन सब चीजों के लिए डीपीएसपी, डीपीएसपी डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें दिखेगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी जो है वो बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस सर्व करती हैं, पॉलिटिकल जस्टिस। लेकिन अगर किसी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना है और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना है तो डीपीएसपी जैसे प्रोविजंस की जरूरत होती है। ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मणिपुर लॉन्चेस, मणिपुर लॉन्चेस निंगोल वन इनिशिएटिव। पहली बात तो यही ध्यान रखना कि निंगोल वन इनिशिएटिव कौन से स्टेट का है? तो मणिपुर का है। मणिपुर का कैपिटल बताओ। इम्फाल। निंगोल वन इनिशिएटिव के, निंगोल का मतलब होता है जो माइती ट्राइब है, मीटी ट्राइब्स हैं, जो माइती ट्राइब्स हैं कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। और मीटी ट्राइब्स में जो बेटियां होती हैं, बेटियां जो मैरिड डॉटर्स होती हैं, मैरिड डॉटर्स, मीठी ट्राइब में मैरिड डॉटर, किसी मैरिड डॉटर शादीशुदा लड़की को या किसी वोमेन को निंगोल बोलते हैं। तो ये निंगोल वन इनिशिएटिव क्या है? वोमेन लेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक ये इनिशिएटिव है, जंगलों को बचाने के लिए, बेसिकली ये जान लो। और मणिपुर का 74% से ज्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में है। फॉरेस्ट मणिपुर के लोगों के लिए एक लिवलीहुड और फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सोर्स है, तो इसीलिए निंगोल वन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। मणिपुर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना थोड़ा। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये है फ्लोटिंग वेजिटेशन, फ्लोटिंग बायोमास या फ्लोटिंग वेजिटेशन। जो इस झील पे निकल आता है, कौन सी झील पे? इसको क्या बोलते हैं? फुंडीज, फुंडीज। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपका बनाता है कि फुंडीज कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पे पाया जाता है? लोकटक लेक, लोकटक लेक कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। तो ये ध्यान रखना, लोकटक लेक पूछ सकता है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। जहाँ के फ्लोटिंग बायोमास या फ्लोटिंग वेजिटेशन को क्या बोलते हैं? फुंडीज बोलते हैं। और लोकटक लेक के ही साउदर्न पार्ट को, दक्षिणी हिस्से को एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? लोकटक लेक मणिपुर में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ये दुनिया का वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये जो घर वर बने हैं ये भी फ्लोट करते रहते हैं, ये फ्लोट करता रहता है। यहीं पे पाए जाते हैं आपके डांसिंग डियर्स, डांसिंग डियर्स, डांसिंग डियर्स।
इसको क्या बोला जाता है? सांगाई। सांगाई ये कहाँ पाया जाता है? इसी मणिपुर लोकटक लेक में। और ये लोकटक झील और ये केबुल लैम्प, इसको क्यों डांसिंग डियर बोलते हैं? कि जब डियर ये फ्लोटिंग फुंडीज पे चलते हैं तो वो हिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है डांसिंग। इस पे फुंडीज पे चलते हैं तो इसलिए इनको बोला जाता है डांसिंग। ठीक, तो इतनी चीजें याद रखना: सांगाई, फुंडीज, लोकटक लेक और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। चलो जरा एक सवाल देखो। सवाल क्या है? रिसेंटली ओवर 2700 टूरिस्ट were rescued after being stranded due to heavy snowfall near सोमगो लेक। सोमगो लेक के पास अभी रिसेंटली में कुछ टूरिस्ट घूमने गए, 2700 टूरिस्ट, लेकिन वहां हैवी स्नोफॉल हो गया तो उन लोग को बाहर निकाला गया। तो ये बताना है कि सोमगो लेक जो है ये कौन से स्टेट में है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर सिक्किम? तो सही जवाब है सिक्किम। सोमगो लेक कहाँ पे है? सिक्किम में है। सोमगो लेक कहाँ पे है? सिक्किम में। याद रखना। ऐसे भी पूछ सकता है कि सोमगो लेक जो रिसेंटली न्यूज में था वो कहाँ पे है, कहाँ सिचुएटेड है? तो सिक्किम में सिचुएटेड है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट झील का नाम देख लेना। रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल, चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश की झील है, इसको देख लेना। ठीक। चंद्रताल, सूरजताल ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में पड़ती है वुलर लेक, और इसको क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये बहुत ही छोटा सा फैक्ट है, बार बार रटे हो गए, रटे रहो। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कहाँ पे? वुलर लेक, जम्मू कश्मीर। लद्दाख की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी? पैंगोंग, सो मोरिरी, ये सब कहाँ पे है? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में डल झील, इसका भी नाम सब लोग सुने होंगे। सुरिनसार झील, सुरिनसार लेक ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मनसबल झील, मनसबल लेक ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के नाम है जो याद रखना। अगला सवाल: हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज सीईओ ऑफ नीति आयोग? निधि छब्बर, निधि छब्बर, निधि छब्बर को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया। अभी रिसेंटली नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को बदला गया है। कौन बना है नीति आयोग का नया वाइस चेयरपर्सन? नीति आयोग का नया वाइस चेयरपर्सन कौन बना है? अशोक कुमार लहरी, अशोक लहरी। और नीति आयोग का चेयरपर्सन पूछा जाए तो चेयरपर्सन कौन होता है? ये कहोगे सर आसान सा सवाल है। चेयरपर्सन तो जो पीएम होगा वही नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। तो ये तीन बातें याद रखना। नीति आयोग कब स्टेब्लिश हुआ था? 2015, 1 जनवरी 2015। कौन सी बॉडी की जगह? प्लानिंग कमीशन की जगह। तो ये सब आसान चीजें हैं, ये याद ही होगा सबको। अगला सवाल: रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग देयर फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी? इनमें से जो चार ऑप्शन दिए, कौन सा स्टेट है जो अभी तक पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है? रणजी ट्रॉफी क्या है? क्रिकेट का टूर्नामेंट है। किसका टूर्नामेंट है? क्रिकेट का टूर्नामेंट है। और क्रिकेट का सबसे प्रेस्टिजियस डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। सबसे प्रेस्टिजियस डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जो बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कराता है।
और बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है। तो पहली बार जम्मू कश्मीर 2025-26 के सीजन में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम जीती है? मुंबई, 42 टाइम्स, 42 टाइम्स। ठीक। तो क्रिकेट का इंडिया में मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है डोमेस्टिक लेवल पे रणजी ट्रॉफी को। फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है, मतलब टेस्ट मैच लाइक फॉर्मेट होता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे फेमस टूर्नामेंट। विच इंडियन सिटी होस्ट 39 इंडियन इंटरनेशनल लेदर फेयर? लेदर फेयर कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था, ये पढ़ा चुके हैं क्लास में। Who among the following has become first leader to receive Speaker of the Knesset Medal, इजरायली स्टेट डेकोरेशन? स्पीकर ऑफ द नेसेट में, नेसेट क्या है? इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है। इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है क्या? नेसेट। और नेसेट मेडल जो है इजरायली पार्लियामेंट का हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट ऑनर है। ठीक, इसको मिला है अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी को। ये भी पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें दिख जाएगा पढ़ाया हुआ। अगला सवाल, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये किताब कौन लिखा है? तो ये किताब के राइटर है श्रीनाथ राघवन, याद रखना श्रीनाथ राघवन। उसके बाद क्या है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज सक्सेसफुली डिफेंडेड इट्स टीम चैंपियनशिप टाइटल एट 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में सबसे टॉप पे कौन था? ये पढ़ाए थे वीडियो में। इंडियन आर्मी टोटल कितने? 23 मेडल्स थे, 23 मेडल्स थे। इंडियन आर्मी सबसे टॉप पे थी। तो वही सवाल था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 3 मार्च को मनाया गया। और 2026 की थीम क्या थी? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। ये देखो, जो डे वाला है, किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें जितने भी जनवरी से लेके दिसंबर तक के जितने इम्पोर्टेंट डेज होंगे उस वीडियो में केवल हम लोग वो कवर करेंगे। और थोड़ा सा उसको कुछ याद करने का तरीका भी देखेंगे, जैसे वो अपने दिमाग में फिट हो जाए। थीम याद रखना क्या है? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लिवलीहुड। तो ये चीजें हैं, ये याद रखना। ठीक। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर ये जो पीडीएफ जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो मैंने गोजागाजी की है, ये चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, सर्च कर लेना क्रैकसाला नाम से टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना। और कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लिया करो, या कोई चीज़ लगे कि सर ये चीज़ गलत है या ये चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट कर दो, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कमेंट में ही या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मार्च मंथ के ही और भी जो करंट अफेयर है आगे का वो हम लोग पढ़ेंगे।